नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जहां पीएम यूपी पहुंचे और बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी को लेकर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तीसरी खबर में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस में बड़ी बदलाव होने का आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ होने वाला है, जानेंगे इसी खबर में। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां चारों धामों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी रैलियां करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने 14 सीट को साधने का प्रयास किया। पीएम मोदी फतेहपुर में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने बाराबंकी में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने पीएम ने हमीरपुर भी जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शहजादे केरल के वायनाड से भागेंगे। देखिए, भागे की नहीं, मैंने कहा था कि वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली। आगे की खबर यह है, इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। तो इस तरह उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी अनूप का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैक टू बैक, हम जिक्र भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, आज बड़ी हुंकार भरते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश में और ऐसे में जमकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कई रैलियां थी, जिनमें आपको बता दें बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर रैली थी। इन तीनों रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। चूंकि 14 सीटों के लिए जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इनमें आपको बता दें बाराबंकी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कि कहा कि कांग्रेस कहीं न कहीं अपनी इज्जत बचाना चाहती है और मिशन 50 का उन्होंने टारगेट रखा है कि केवल 50 सीट भी अगर हम जीत जाते हैं तो उनकी इज्जत बची रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो राहुल गांधी युवराज हैं, वो वायनाड भागे थे और दोबारा वो अमेठी जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, अपने माताजी को ही वहां से शिफ्ट कर दिया और वहां पर चुनाव खुद लड़ गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे हमले कांग्रेस की किए। इसके साथ साथ उन्होंने कई और हमले भी किए। फतेहपुर में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जिस तरीके से गुंडे वहां पर पहले हावी होते थे, आतंकवादियों की हमदर्द होती थी और लगातार जब योगी जी आए उसके बाद इन सब में मुक्ति मिली है। कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को योगी जी से ट्यूशन लेनी चाहिए कि बुलडोजर कहां और कैसे चलाना है। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला कि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही उन्होंने ओबीसी का जो कोटा है, रिजर्वेशन है, उसमें उन्होंने मुस्लिम को शामिल कर दिया और ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण है वो मुस्लिम को बांट दिया। तो वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जो कई तरफ से जो विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और आरक्षण को लेकर के आपको बताते हैं कि जैसे ही जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण को लेकर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं वो उनका तीर उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के कर्नाटक का मामला उन्होंने उठाया है, कर्नाटक में मुसलमानों को जो आरक्षण देने की बात कही है, तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है आरोप उन्होंने लगाया है कि, और ये भी कहा है कि आरक्षण जो मुसलमानों को दिया जा रहा है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी का काट के दिया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार दंगाइयों के घर हेलीकॉप्टर से जाते थे और इसके साथ साथ जो आतंकी थे, आतंकी के जो केस मुकदमे वापस होते थे। इसी तरह उन्होंने बुंदेलखंड में, हमीरपुर में जो रैली की, उन्होंने बुंदेलखंड का जिक्र किया कि बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या थी उसका निजात पा लिया गया है। 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और हर घर नल योजना पहुंचाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो पैसा दिया जाता था
वो वहां तक नहीं पहुंचता था। और केन बेतवा लिंक जो परियोजना जारी की गई है उसमें जो पानी की समस्या थी उसको दूर किया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने ये सोचा था कि कौन जो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव थे उनके पुत्र अखिलेश यादव शायद उनका मान रखेंगे। मैंने जो उत्तर प्रदेश में उनसे लिस्ट मांगी थी कि किन किन लोगों को आवाज देना है, वो लिस्ट मुझे आज तक नहीं मिली। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे अन्य भी उन पे हमले किए। कल्याण सिंह लेकर के जिक्र किया। कल्याण सिंह चूंकि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे और उन्होंने जब राम मंदिर बनाने के लिए अपनी जो पार्टी को कुर्बान कर दिया, अपने जो सत्ता को कुर्बान कर दिया, साथ साथ वो पिछड़ों के नेता थे। लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई तो अखिलेश यादव उनकी मृत्यु पे शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त किए और दो शब्द भी नहीं कहे। तो इस तरीके से कई सारे हमले आपको बता दे मोदी ने कहे। साथ साथ आरक्षण की बात करते हैं तो मुसलमानों की बात को लेकर के उन्होंने खास करके फोकस किया कि जिस तरीके से पूरे देश में आरक्षण को लेकर चर्चा चली, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था और संविधान सभा का भी ये मत था कि किसी भी कीमत पर आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग की तर्ज पर आधारित है। वो सारा आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को तो मैनिफेस्टो में ये भी है कि जो कॉन्टेक्स्ट सिस्टम है, जो निजी क्षेत्र है, उन सब में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा और वहां पर हिंदुओं को आरक्षण को काटा जाएगा। तो इस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाए। इसके साथ साथ विरासत को भी लेकर के उन्होंने कहा कि यदि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, आपके परिवार की जो जायदाद है, जब कांग्रेस सरकार यदि आती है तो वो क्या करेगी कि आपकी संपत्ति को लेकर के अल्पसंख्यकों में बांट दी, मुसलमानों में बांट दी। यानी कि आपके पास 4 घर हैं तो उसमें से आपके 2 घर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे और 2 घर में आप रह सकते हैं। तो आपकी जमा पूंजी भी कहीं न कहीं जो है आपसे ले ली जाती है। साथ साथ मैं आपको बता दें, मोदी ने गारंटी को भी बोला कि गारंटी जो मोदी की है वो साफ आपको मिलेगी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे महिला सुरक्षा हो। मोदी की जो गारंटी है वो सबको मिलेगी। ये मोदी की गारंटी आप लोगों के बीच हमेशा मैं रहूंगा। और आपको ये भी बता दें कि जब तक मोदी है तब तक किसी भी कीमत पर ओबीसी एसटी के आरक्षण को हम नहीं लेने देंगे। साथ साथ अपराध के बारे में उन्होंने कहा कि अपराध में पहले उत्तर प्रदेश टॉप पे था। जिस तरीके से महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, जिस तरीके से जेल से बैठ के शासन चलता था, लोगों से अवैध वसूली होती थी, फिरौती होती थी, थानों में एक विशेष प्रकार के लोगों का बोलबाला होता था, वो आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। माफिया या तो जेल चले गए हैं या तो वो मिट्टी में मिल गए हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, जिसको लेकर के जो है उन्होंने हमला बोला। साथ साथ में उन्होंने जो है कांग्रेस पे हमला बोलते हुए कहा कि यदि कांग्रेस आती है तो कहीं न कहीं मंदिर पे ताला लगाएगी और मंदिर के पे जो भगवान राम को पुनः टेंट में भेजने की बात की जा रही है। और ये उनका उदाहरण उन्हें शाहबानो केस को लेकर के दिया कि शाहबानो केस में जिस तरीके से कांग्रेस ने कानून बनाकर जो है संविधान को बदला था, उसी तरीके से कांग्रेस के शहजादे देश के कानून संविधान को बदल करके मुस्लिम तुष्टीकरण के राह को अपना रहे हैं। साथ साथ उन्होंने माफिया प्रेम को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके परिवार से मिलने जाते हैं, वहां फातिया पढ़ने जाते हैं अखिलेश यादव, ये उनका मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाता है। क्योंकि वो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का एजेंडा जो है उनका पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके साथ उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनकी हालात होने वाली है, जो चरण चुनाव के बचे हैं उसमें जो कांग्रेस पूरी तरीके से साफ होगी और उनका टिकट बुक हो चुका है। वो विदेश यात्रा के लिए आपको देख लीजिएगा, चुनाव के तुरंत बाद जो कांग्रेस के युवराज हैं या तो थाईलैंड जाएंगे या विदेश यात्रा पे चले जाएंगे। इनके बहुत सारे नेता भी हैं, वो भी विदेश की चले जाएंगे। तो आप देखते हैं कि जो तीनों रैलियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सारे जो विपक्ष हैं उस पर आपके इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव हो गए और कांग्रेस है, दोनों को लेकर के उन्होंने हमला बोला। साथ साथ उन्होंने अपनी जो 10 साल के कार्यकाल है उनकी उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने राशन, उज्ज्वला योजना, शौचालय, साथ में आपको बता दें जिस तरीके से किसान सम्मान निधि है, सोलर सिस्टम है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि स्केलर के बाद जो पूरी पिक्चर 5 साल में होगी तो अभी देखने को मिलेगी कि विकास 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए आपको 400 सीटें
एनडीए को जितानी है, उसमें आपको आहुति देनी है। और 3 के जो चरण बचे हैं, उन तीनों चरणों में वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके आपको उत्तर भारत में एनडीए की सरकार देश में बनानी, जिससे हम आपको विकास और मोदी की गारंटी पूरा करने में कामयाब हो सके। बिल्कुल अनूप, कुल मिलाकर देखें तो जो 5th फेज में वोटिंग होना है 14 सीटों पर, उसको साधने का प्रयास प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए और इस दौरान विपक्ष पर भी हमला करते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी 3 रैलियां की जिसमें कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए, चाहे राम मंदिर की बात करें, अपराध की बात करें, आरक्षण की बात करें। तो ऐसे में अब देखना यह होगा जिस तरह से पक्ष विपक्ष हमलावर हो रहा है, इसका असर 4 जून को क्या कुछ देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर करेंगे। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी को लेकर सियासत अब लगातार गर्माती जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अलावा पार्टी की ओर से मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। 16 मई को 4 घंटे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले पर स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले में सवाल करने पर उन्होंने मामले को अनसुना कर दिया। बयान दर्ज कराने के बाद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर मामले पर राजनीति न करने की भी अपील की है, जिसके बाद आज वे मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंची हैं। बता दें कि यह घटना 13 मई की है। सुबह 9 बजे स्वाति सीएम आवास पहुंची थी। आरोप है कि विभव ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी कि 16 मई की दोपहर को पुलिस ने उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति की शिकायत पर विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यहां पर एफआईआर भी दर्ज की है। वहीं स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, हर बार की तरफ इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है। तो आप राज्यसभा सांसद और इसके साथ ही साथ आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी को लेकर भी अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, नितिन जी का रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब स्वाति के बदसलूकी को लेकर अब सियासत भी नितिन जी हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है, और इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वायरल वीडियो में आखिर कितनी सच्चाई है? देखिए, वायरल वीडियो जो है वो काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो स्वयं मुख्यमंत्री आवास के अंदर का बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है, उसका आधा ही वीडियो स्वाति मालीवाल के हिसाब से बाहर आया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो पीटने वाले का जो आरोप है वो विभव पर है, जो कि आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पीएस पर आरोप लगा है। कल जब लखनऊ में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दरमियान भी तमाम मीडिया कर्मियों ने विभव से सवाल जानना चाहा था, हालात जानना चाहे थे, लेकिन विभव पूरी तरीके से मीडिया से बचते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज उनको गिरफ्तार करने की भी खबर सामने आ रही है, और इसी बीच स्वाति मालीवाल ने यह कहा है कि आधा अधूरा सच सामने आया है। उन्होंने अपना पूरा का पूरा बयान जो है वो दिल्ली पुलिस के समक्ष अपना बयान लिखित में दर्ज कराया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है 3 धाराओं में। तो ऐसी स्थिति में विभव के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं मुसीबतों का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है। और देश में चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों के चुनाव लगभग बाकी हैं, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के भीतर की लड़ाई इस तरह से सतह पर आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को फायदा देती नजर आ रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस मसले पर बैकफुट पर है, और अब देखना होगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मसले पर अपना बचाव कर पाते हैं। लेकिन वही नितिन जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी के सांसद की, तो इनके अलावा भी पार्टी की ओर से इस मामले में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है। इसकी वजह आखिर क्या रही? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने थोड़ा बहुत बयान जारी किया है, बाकी किसी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। यही वजह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है
स्वयं स्वाति मालीवाल जो है वो जनवरी में राज्यसभा चुन करके आती हैं, 9 सालों तक वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहती हैं और ऐसी स्थिति में उनका ये आरोप कि उनको मुख्यमंत्री आवास के भीतर पीटा गया और पीटने वाले कोई और शख्स नहीं बल्कि केजरीवाल के खासम खास उनका पूर्व पीएस विभव कुमार है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात को पर भी पुरजोर तरीके से अपनी रखनी चाहिए कि इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है, क्या स्वाति मालीवाल सही है या विभव कुमार सही है, पूरा घटनाक्रम क्या है। लेकिन जिस तरीके से आधा अधूरा वीडियो आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया है उससे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और इस पूरे मसले को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी पर हावी होती नजर आ रही है। बिल्कुल नितिन जी, आखिरी प्रश्न रहेगा कि जिस तरह से स्वाति जो है वो कहीं ना कहीं अपील कर रही है कि इस मुद्दे को राजनीति ना बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति में आ रहा है ये मुद्दा और गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है तो कहीं एक मुद्दा वापस मिल गया है बीजेपी को, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, सामने ही है? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस करार देती है, स्वयं अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं और वो ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुट जाते हैं देश में कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ऐसी स्थिति में उनके घर के भीतर का ये वीडियो जो है वो सामने आता है और ये बड़ी वारदात सामने आती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की न सिर्फ मुसीबत है बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी मुसीबत है। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए 354, 506 और 509 के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है विभव कुमार के खिलाफ और बताया यह भी जा रहा है कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जो एक वीडियो जारी किया है उस पर भी पहला रिएक्शन स्वाति माल का सामने आया है कि जो सीसीटीवी है उसकी जांच होनी चाहिए जिससे सच का सच पूरी तरीके से साबित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के आरोपों पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम जो है बैकफुट पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को दावा करती है कि वो एक अन्य पार्टी से पूरी तरीके से अलग है, उस पर कहीं ना कहीं उनकी साख पर बट्टा लगता नजर आ रहा है। फिलहाल स्वाति मालीवाल ने यह कह के सबको चौंका दिया है कि सीसीटीवी जारी हो। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस आने वाले समय में किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को अपने हाथों लेती है और किस तरीके से अन्य फुटेजेस सामने आते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं बदसलूकी को लेकर अब सियासत भी गर्माती जा रही। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में किस तरह एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में परिणाम से पहले पार्टी में यह चर्चा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन में बदलाव किस स्तर का होगा ये लोकसभा परिणाम पर टिका है, लेकिन यह तय है कि संगठन में सर्जरी जबरदस्त तरीके से होगी क्योंकि संगठन में युवा जोश और अनुभवी वरिष्ठों के बीच समन्वय की भारी कमी दिख रही है। यह भी चर्चा है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले कुछ विशेष लोगों को पार्टी में सुलह कराकर वापस लाया जा सकता है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। चर्चा यह भी है कि कुछ विधायकों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए सक्रिय कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकाय और पंचायत स्तर अपनी जमीन मजबूत करने कुछ नए फॉर्मूले के साथ संगठन में बदलाव करेगी। इसके लिए कुछ ऐसे नेताओं को भी प्रदेश स्तर पर प्रमुख पद दिया जाएगा जो कि लंबे समय से निकाय और पंचायत की राजनीति में रहे हैं। साथ ही कुछ नए मोर्चा और इकाइयों का भी गठन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में परिणाम से पहले ये चर्चा है कि कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है और इसके साथ ही पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन में बदलाव किस स्तर का होगा ये लोकसभा परिणाम पर टिका है, लेकिन यह तय है कि संगठन में सर्जरी जबरदस्त तरीके से होगी क्योंकि संगठन में युवा जोश और अनुभवी वरिष्ठों के बीच समन्वय की भारी कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ऐसे में ये काफी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी जिज्ञासा का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुकी हैं जिज्ञासा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं, आखिर किस तरह का बदलाव देखने को हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है? देखिए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से हार हुई थी उसके बाद जो संगठन के लोग और पार्टी के लोग, बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।
उसके बाद जो बड़े बड़े नेता थे जो किसी पद में कार्यरत थे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो उनका स्थान जो है रिक्त रह गया। अब पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो पद रिक्त है, जहां जहां लोगों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर जो उनकी पद जो रिक्त है, खाली है, उनमें जो भरने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव जैसे ही होगा, जो भी पद रिक्त बचे हुए उन सभी में पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को जो है भरने वाली, ताकि जो पद है वो उनकी पूर्ति हो सके। और इसमें बताया जा रहा है कि जो अनुभवी लोग हैं और जो खासकर युवाओं को इसमें खास मौका दिया जाएगा। जो भी रिक्त स्थान बचे हुए, जो भी पद खाली बचे हुए, सभी में जो है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भरने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल जिज्ञासा, 2028 के चुनाव के लिहाज से कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। क्या लगता है किस तरह की तैयारी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की अपने संगठन को मजबूत करने के लिए? देखिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू से भी काम कर रही है, लेकिन शायद लगता है ये इसमें सफल नहीं हो पा रही। इसके लगातार देखा जा रहा है कि हर सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो अगर 2028 के 2024 में जिस तरह से चुनाव हो रहा है और आने वाले समय में अगर इसी तरह की स्थिति रही, तो कांग्रेस पार्टी आधी रह जाएगी। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उसी तरह से देखा जाएगा कि आने वाले अगले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी आधी रह जाएगी। इसलिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देती है कि युवाओं में जो है ऊर्जा और एनर्जी काफी होती है, जो सही तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसको जो भी रिक्त बचे में और जो भी बदलाव किया जाएगा वो युवाओं को और आगे के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नए फॉर्मूले के साथ कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। तो हम अगर बीजेपी की बात करें जिज्ञासा, तो हमेशा चर्चाओं में रहता है कि 24/7 बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। अगर हम वही कांग्रेस की बात करें तो नया फॉर्मूला आखिर किस तरह का अप्लाई कांग्रेस कर सकती है अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए? देखिए, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हर जो चुनावी मोड हो या किसी भी कार्यकर्ता का मोड हो, वे सभी अपने हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। लेकिन वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में जो विवाद की स्थिति ज्यादा दिखती है और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो है लोग सीधे दिखे हुए सामने कितने एक साथ है, लेकिन अंदर की बात की तो अंदर ही लोग खुद दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक रखना होगा, क्योंकि अगर पार्टी की एक नहीं रहेगी तो कोई भी चाहे विधानसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव या लोकसभा चुनाव, अगर पार्टी बिखरी हुई हो रहेगी तो चुनाव में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति तय करने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक रखना होगा, और जो लोग पार्टी सोचने का प्लान बना रहे हैं या उनकी एक सोच है कि नहीं अब हम कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, तो उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक रखने की कोशिश। बिल्कुल जिज्ञासा, कुल मिलाकर देखें तो रूठों को मनाने की कवायद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब क्या कुछ बदलाव होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की, जहां चारधाम यात्रा 2024 से जुड़ी बड़ी खबर है। अगर आप भी यात्रा पर जा रहे हैं या रास्ते में हैं तो ये जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है। दरअसल चारों धामों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मंदिरों के अंदर अब श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। यहां तक कि चारों धामों में मंदिर की 50 मीटर की रेंज में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शुरुआती दिनों में पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, जिसके कारण कुछ जगहों पर लोगों को रोकना पड़ा और फिर उन्हें आगे भेजा गया। हमारा प्रयास यही है कि लोगों की यात्रा सुगम हो। धाम की क्षमता से ज्यादा लोग आ रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना पंजीकरण ना आए। आज मैंने समीक्षा बैठक की है। इस पूरे क्षेत्र के लिए हम निकट भविष्य से मास्टर प्लान बनाएंगे, जिससे लोगों को यात्रा में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई, उसके कारण से कुछ कहीं पर को रोकना भी पड़ा है। कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है। स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं काफी सारे तीर्थयात्रियों से मिला भी हूँ, श्रद्धालु लोग आए हैं
और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं, हमारा प्रयास है। और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूंकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है, जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन पंजीकरण के भी आ रहे हैं साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े सब। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चारों धामों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाने पर कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में है मंदिरों के अंदर अब श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, कमल गुप्ता जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी, शासन प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी हुई है चारधाम यात्रा को लेकर, सबसे पहले इस गाइडलाइन के बारे में आपसे जिक्र करना चाहेंगे, क्या है फिलहाल गाइडलाइंस? जी, अभी जैसे रील बनाने का मामला आया था केदारनाथ में जी, तो उसमें उसका भारी विरोध हुआ और इससे पहले भी देखा गया कि कई पर्यटक हुक्का, चिलम आदि पीने लेकर आते हैं और वहां पे अपनी रील बनाते हैं, और जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो केदार बद्रीनाथ धाम की बदनामी होती है। तो इसको देखते हुए शासन प्रशासन ने ये नियम बना दिया कि 50 मीटर के दायरे में कोई भी मोबाइल नहीं ले जाएगा और उसको प्रतिबंध किया गया। ठीक है, यहाँ पर अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे अब यात्रा की, तो आखिर सीएम के आदेश के बाद अधिकारी कितने एक्टिव होते हुए नजर आए कमल जी? जी, इस बारे में चीफ सेक्रेटरी ने इसको संज्ञान में लिया और बैठक बुलाई गई। क्या कुछ इस बैठक में निकला? सुचारू रूप बैठक में निकला कि जो रील बना के जिसे सोशल मीडिया में लोग चला रहे हैं जी, और मंदिर पर इस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो 50 मीटर के दायरे में अब कोई भी मोबाइल प्रतिष्ठित मंदिरों में नहीं ले जा सकेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में जा सकते हैं। कई गाइडलाइन यहां पर बनाई गई है जिसको फॉलो करना होगा। और इसके साथ ही 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।